मेरी तरफ से फ्री, आप कर सकते हैं स्टार्ट. Okay, sir. Hello, everyone. Very good evening. I'm Bhuvnesh Vyas, President Law Awareness Society and also Secretary NIFA Rajasthan. Welcome you all in the webinar organized by the Law Awareness Society. Today with us we have guest of honor and speaker Preetpal Singh Pannu sir, Chairman and founder of NIFA, National Integrated Forum of Artists and Activists. NIFA has achieved 6 times Guinness World Record in social awareness programs. Hello. And Preetpal sir has facilitated with the by President of Mauritius and awarded with National Award. So now, without wasting time, I request Preetpal sir to start the webinar. Thank you, Bhuvnesh. First of all, thanks to all of you, all the worthy member of Law Awareness Society, the young advocates और would be advocates. आप सभी को मेरी ओर से बहुत प्यार भरी नमस्कार. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. मित्रों, आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने के लिए हम लोग सभी इकट्ठा हुए हैं. मैं सबसे पहले ये जानना चाह रहा हूँ, आप सभी को मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर? कोई एक साथी बता दे. My voice is clear? Yes, sir. Okay, thank you. So my request for next 30 minutes जो है, आप सभी अपने आप को म्यूट कर लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा. आज जो विषय है आज का, जेंडर इक्वलिटी. जेंडर इक्वलिटी की बात इसलिए हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें मेल और फीमेल जो जेंडर्स हैं उनमें इनइक्वलिटी नजर आ रही है, डिस्क्रिमिनेशन नजर आ रही है. इसीलिए हमने आज जेंडर इक्वलिटी पर ये वेबिनार रखा है, ये चर्चा रखी है. मित्रों, इनइक्वलिटी केवल जेंडर में नहीं है. जब से सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट शुरू हुई है, अगर हम आदि मानव युग को छोड़ दें, तो जब से सिविलाइजेशन डेवलप होनी शुरू हुई है, बहुत से ऐसे काउंट हैं जिनमें इनइक्वलिटी रही है, जिनमें डिस्क्रिमिनेशन रही है. चाहे वो कास्ट बेस्ड इनइक्वलिटी हो, चाहे वो अमीर और गरीब के बीच में इनइक्वलिटी हो, चाहे वो रीजन बेस्ड इनइक्वलिटी हो, चाहे वो रंग भेद पर आधारित इनइक्वलिटी हो, काले और गोरे के बीच में रंग भेद के ऊपर जो है वो एक विभिन्नता हो. कहीं ना कहीं इनइक्वलिटी शब्द जो है वो सिविलाइजेशन के साथ साथ चला. जैसे जैसे सिविलाइजेशन आगे बढ़ी है, वैसे वैसे बहुत से बातों में इनइक्वलिटी जो है वो नजर आती रही है. बट एक जर्मन फिलोसोफर हुए हैं, सोशल साइंटिस्ट हुए हैं, फ्रेडरिच एंगल्स. उनकी एक बहुत ही क्लासिकल राइटिंग है, ओरिजिन ऑफ द फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, जिसमें वो लिखते हैं, विमेन वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग दैट टेस्टेड बॉन्डेज. आई रिपीट, वुमन वाज द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग दैट टेस्टेड बॉन्डेज. वुमन वाज ए स्लेव बिफोर स्लेवरी एग्जिस्टेड. एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो उन्होंने कही कि बहुत सी इनइक्वलिटी के बीच में जो हमारी महिलाएं हैं, सबसे पहले स्लेवरी जो है उनके हिस्से आई. जब स्लेवरी प्रथा शुरू भी नहीं हुई थी, उससे पहले भी उन्हें स्लेव की तरह रखा जाता था. और ये एग्जाम्पल अगर हम अपने प्राचीन समय से देखें, हमारे प्राचीन शास्त्रों की बात करें, जहां एक और नारी को बहुत बड़े सम्मान देने की बात आती है, जहां ऐसे ऐसे एग्जाम्पल हमारे सामने आते हैं, इस देश में नारियों का बहुत सम्मान था, उनको निर्णय के अंदर शामिल किया जाता था, वहीं बहुत सी ऐसी बातें भी सामने आती हैं जो सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन की ओर इशारा करती हैं. अगर हम रामायण तुलसीदास जी की पढ़ें, उसमें एक चौपाई आती है, ढोर गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी. ये उस समय लिखा गया. औरत को ढोर गंवार, ढोर कहते हैं जानवर को, गंवार जो कम पढ़ा लिखा हो, पशु आप समझते हैं, और नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, इनको डांट कर रखना चाहिए. ये तुलसीदास की चौपाई में लिखा आता है.
आजकल इसका अर्थ और किया जा रहा है, लेकिन जो लिखा गया गलत लिखा गया है उसको गलत को गलत कहना मैं समझता हूँ हमारा कर्तव्य है। तो कहीं ना कहीं नारी के साथ जो एक व्यवहार है डिस्क्रिमिनेशन का, वो बहुत पुराना होता आ रहा है, वो आज से नहीं है। हमारे प्राचीन इतिहास में बहुत से ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, चाहे वो सीता की अग्नि परीक्षा की बात हो, बहुत से ऐसे एग्जाम्पल मिल जाएंगे जहां नारी को दोयम दर्जे का समझा गया। होस्ट प्लीज सभी को आप म्यूट ऑन कर दें। मनीषा सिंह जी का माइक ऑन है, उन्हें प्लीज बता दें वो अपना माइक जो है, इसको होस्ट जो कर रहे हैं वो कृपया म्यूट ऑल कर दें। नीचे ऑप्शन है म्यूट ऑल, मुझे छोड़कर बाकी सभी को म्यूट कर दें। सो नाइस। तो ये प्राचीन, अगर हम इतिहास के अंदर झांक कर देखें तो बहुत से ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहां औरत से डिस्क्रिमिनेशन होता आया है। लेकिन बहुत से ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे आपको जहां नारी ने अपना वर्चस्व दिखाया है, विमेन एम्पावरमेंट के प्रतीक के रूप में जो है अपना एक विशेष स्थान बनाया है। आपको प्राचीन इतिहास के अंदर ऐसे बहुत से, चाहे वो सती अनसुया की बात हो, चाहे वो महारानी लक्ष्मीबाई की बात हो, ऐसे बहुत से एग्जाम्पल भी मिल जाएंगे। तो ये दोनों चीजें साथ साथ चलती आ रही हैं। औरत के प्रति डिस्क्रिमिनेशन भी साथ साथ चलता आ रहा है, और औरत की जो एक सशक्तिकरण की बात है, वुमेन एम्पावरमेंट की बात है, वो भी साथ साथ चलती आ रही है। ये इतिहास का हिस्सा है। मैं अगर अपने धर्म की बात करूं तो जहां गुरु नानक देव जी ने ये कहा, सो क्यों मंदा आखिया जित जम्मे राजान, उस औरत को आप बुरा कैसे कह सकते हैं जिसने बड़े बड़े राजा महाराजा पैदा किए, संत महापुरुष पैदा किए। ये कहकर जहां उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात करी, वहां हमारे अंदर भी इनइक्वलिटी है। आज भी हरमंदिर साहब के अंदर औरतें कीर्तन नहीं कर सकती। गोल्डन टेम्पल अमृतसर की मैं बात करूं तो वहां औरतें कीर्तन नहीं कर सकती। तो जेंडर इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और विमेन एम्पावरमेंट, ये दोनों बातें हर धर्म में साथ साथ चली हैं। जो अच्छे लोग थे, जो समझते थे, उन्होंने जेंडर इक्वलिटी की बात करी, और जो लोग औरत को दबाकर रखना चाहते थे उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन की बात करी। और ये जो सदियों से चलता आ रहा था, मानव की शुरुआत से सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट के साथ साथ जो बात चलती जा रही थी, अगर हम आज के संदर्भ में उसको देखें कि भारत में आज क्या हो रहा है, आज के संदर्भ में देखें तो नारी की तमाम कोशिशों के बावजूद, जब नारी ने, औरत ने पूरी दुनिया को ये दिखा दिया कि हम किसी मायने में कम नहीं हैं, हम किसी बात में भी पीछे नहीं हैं, तब भी औरत के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता आपको समाज में नजर आएगा। मैं एक छोटा सा आपको कुछ तथ्य आपके सामने रखना चाहूंगा जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि हम आज भी किस युग में जी रहे हैं। अगर हम पिछले डेकेड की बात करें, लास्ट डेकेड की बात करें, द फर्स्ट डेकेड, इंडियन जीडीपी हैज ग्रोन बाय अराउंड 6%, 6% की ग्रोथ हुई, बट देयर has been a large decline in female labor force participation from 34% to 27%. जो फीमेल लेबर फोर्स थी वो 34% से कम होकर 27% रह गई। यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है यूएनडीपी, यूएनडीपी की रिपोर्ट ये कहती है only 29% of Indian women above the age of 15 in 2011 were part of labor force as compared to 80.7% men। ये यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि 15 साल से ऊपर की केवल 29% महिलाओं को एज ए लेबर फोर्स काम कर रही थी, जबकि उनके कंपैरिजन में जो आदमी थे वो 80% काम कर रहे थे। ये बहुत बड़ी चिंता की बात है जब हम आज के इन तथ्यों के ऊपर नजर डालते हैं। दोस्तों, पिछले जितने सालों को आप देखेंगे, आप लोग एडवोकेट्स हैं, आपको कल को कोर्ट्स में जाना है, विमेन रिलेटेड क्राइम जो है उनके केसेस भी आपके पास बहुत आएंगे। आपको ये पता होना चाहिए कि पिछले एक लंबे दशक से क्राइम अगेंस्ट विमेन शो एन अपवार्ड ट्रेंड। जो विमेन्स के खिलाफ क्राइम है, डिस्पाइट ऑल द हार्श पनिशमेंट, हमारे बहुत से लॉ ऐसे सामने आ रहे हैं जो बहुत हार्श हैं, जिनमें पनिशमेंट बहुत जो है स्ट्रिक्ट है, लेकिन उसके बावजूद जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो अपवार्ड ट्रेंड दिखा रहा है। ठीक है, स्पेशली जो अगर हम बात करें रेप्स, डॉरी डेथ्स
ऑनर किलिंग, इनके केस जो है हर साल बढ़ रहे हैं बजाय कम होने के। एक डाटा ये कहता है मित्रों कि 42% ऑफ मैरिड वीमेन ऑफ इंडिया वर मैरिड एज चिल्ड्रन, मतलब उनकी एज जो 18 साल होनी चाहिए उससे कम एज में उनकी शादी हुई, ये डाटा कहता है। और यूनिसेफ जो एक और यूनाइटेड नेशन का संस्थान है, वो कहते हैं कि 1 in every 3 चाइल्ड ब्राइड्स इन द वर्ल्ड इज ए गर्ल इन इंडिया। पूरी दुनिया में जो गर्ल चाइल्ड की शादियां होती हैं, हर 3 में से 1 लड़की जो है वो इंडिया की होती है। ये बहुत बड़ी चिंता की बातें हैं। औरतों के साथ आज भी इस देश में किस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये उसकी ओर इशारा करती है। 2011 का सेंसस मित्रों ये कहता है इंडिया हैज मोर देन 45 लाख गर्ल्स अंडर 15 years of age who are married with children। 45 लाख लड़कियां ऐसी अभी भी इस देश में है, जबकि बाल विवाह निषेध है, उसके बावजूद 45 लाख लड़कियां अब भी इस देश में जो है जिनकी शादी 15 साल से कम एज में होती है। डिस्क्रिमिनेशन की अगर हम और बात करें, आप सभी जानते हैं कि हम लोग जब हमारे परिवार की बात आती है, अपने परिवारों में हम लोग अक्सर जो परिवार का मेल चाइल्ड होता है उसकी एजुकेशन की तरफ ज्यादा हम लोग जो है ध्यान देते हैं। उसकी एजुकेशन को लेकर हम लोग ज्यादा सिंसियर होते हैं, ज्यादा सीरियस होते हैं। जो घर की बेटी होती है उसके बारे में यही विचार रहते हैं कि ये पढ़ लिख कर करेगी क्या, जाना तो इसको दूसरे घर में ही है, इस पे इतना पैसा क्यों खर्च किया जाए। जब प्रॉपर्टी में हिस्से की बात आती है तो हमारा समाज, कानून कहता है कि लड़की का बराबर का हिस्सा है। जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है उसके अंदर एज ए लॉयर आपको पता होना चाहिए लड़की का बराबर का हिस्सा है। लेकिन समाज में 99% लोग लड़की को हिस्सा देने के लिए सहमत नहीं होते। उनको ये लगता है कि लड़की की पढ़ाई पे खर्च कर दिया, लड़की की शादी पे खर्च कर दिया, लड़की को दहेज दे दिया, तो इसको हिस्सा देने की क्या जरूरत है। भाई वो पैसा तो आपने बेटे पे भी खर्च किया है, तो पैसा तो बेटे पे भी खर्च किया है, बेटे को भी पढ़ाया है, बेटे की जॉब के लिए रिश्वत भी दी होगी, सब कुछ किया होगा, तो बेटे को सेटल करने, बिजनेस सेटल करने के लिए भी आप पैसा दे रहे होंगे। तो ये बेटियों के साथ डिस्क्रिमिनेशन इस समाज का एक आज का नहीं, बहुत पुराना चला आ रहा है, और आज भी इस समाज के अंदर जो है मित्रों वही देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है और ये क्या हो रहा है, इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। 2 या 3 मिनट की वीडियो है, वो आप देखिए, उसके बाद जो है हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। मैं होस्ट से अनुरोध करूंगा कि मुझे या तो को होस्ट बना दे या आपने स्क्रीन शेयरिंग डिसेबल कर रखी है उसे एबल कर दें। कुंदन जी, होस्ट से मेरा अनुरोध है कि एक बार मुझे, क्योंकि मुझे 1-2 वीडियो बीच में दिखानी है, आपने स्क्रीन शेयरिंग जो है ऑप्शन डिसेबल कर रखा है उसे एबल कर दें, या मुझे आप थोड़ी देर के लिए होस्ट बना दें। आर यू लिसनिंग मी भुवनेश? Please, Kundan sir, please make the host to sir. कुंदन जी, आप सुन रहे हैं मेरी आवाज को? मैं छोटी सी वीडियो आपको दिखाना चाह रहा हूँ मित्रों, और वेट कर रहा हूँ कि होस्ट मुझे जो है या तो होस्ट बनाएं और या मेरे इस ऑप्शन को एबल कर दें। अभी ये डिसेबल है। सर हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, मैं सुन काफी देर बाद सुन रहे हो आप, कहीं और बिजी हो, ऐसा मत करो भाई। सर मैं बिजी नहीं हूँ, मुझे या तो होस्ट बना दे या मुझे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन दे, आपने डिसेबल कर रखा है। सर मैं 1 मिनट कर देता हूँ सर जी। थैंक यू। एक छोटी सी वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और
It doesn't matter how we look, how we speak, what color we are. It doesn't matter who we are. Because in the end, we're all the same on the inside. We all laugh. We all cry. We all feel joy. We all feel pain. It's time to stop the discrimination. जी, छोटी सी वीडियो थी ये, लेकिन मुझे लगता है कि इस वीडियो का जो मैसेज था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था। और कुछ साथियों के साउंड है, कृपया सभी अपने आप को म्यूट कर लें, मेरा अनुरोध है आपसे मित्रों। मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूँ लाल अवेयरनेस सोसाइटी को। मुझे लग रहा है सभी यंग साथी इसके अंदर मेंबर हैं, यंग चैप सभी हैं इसके अंदर। और आप लोग एक अच्छे मैसेज को लेकर जो है लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन जो कुछ इस वीडियो में दिखाया गया, क्या कभी महसूस किया है कि हमारे अड़ोस पड़ोस, हो सकता है आपके घर में ना होता हो क्योंकि आप वेल एजुकेटेड हैं, आप समझते हैं कि लड़के और लड़की में जेंडर जो बायस है वो जेंडर केवल एक फिजिकल डिफरेंस है, अदरवाइज सबके अंदर वही जो है माइंड है, वही हार्ट है, वही दो आईज हैं, एवरीथिंग इज देयर। ओनली एक फिजिकल डिफरेंस अगर हम छोड़ दें तो कहीं भी पुरुष और महिला में कोई फर्क नहीं है, लड़के और लड़की में कहीं पर भी कोई अंतर नहीं है, आप लोग समझते हैं। लेकिन आज भी इस देश की अधिकांश जो सोसाइटी है, मैक्सिमम जो हमारे समाज का हिस्सा है, वो इसको नहीं समझता। आज भी हमारे घरों में ये होता है कि लड़का, जब मैं अपनी बात करना चाहूंगा मित्रों, मैं अपना कोई एग्जांपल देना चाहूंगा। मैं बहुत छोटा था, शायद ज्यादा से ज्यादा 4 या 5 साल का रहा होऊंगा। तो एक दिन मेरे चाचा जी घर पर रोते हुए आए, जोर जोर से रो रहे थे, और 4-5 साल का था, लेकिन इतनी समझ थी कि रोते हुए को तभी व्यक्ति आता है जब कोई मर गया हो, कोई बहुत बड़ी दुख की बात हो, या कोई बहुत ज्यादा बीमार हो, इस प्रकार की घटना हो, तभी को रोते हुए आता है। तो वो आए, रोते हुए आए, और आते ही मेरी दादी के गले लगकर रोने लग गए। दादी ने पूछा कि क्या हो गया, तो उन्होंने बताया कि फिर से लड़की हुई है, 2 लड़कियां उनके यहाँ पहले थी, तो फिर से लड़की हुई है। दादी भी उदास हो गई। लेकिन मैं वो छोटा था, 4-5 साल का था, लेकिन मैं समझ नहीं पाया उस समय कि अगर लड़की हुई है तो इस पर रोने वाली कौन सी बात है, तो रो क्यों रहे हैं। जब मैं बड़ा हुआ, आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि समाज के अंदर गर्ल चाइल्ड को वेलकम नहीं किया जाता।
समाज की प्रथाएं देखनी शुरू करी तो दो प्रथाएं नजर आई। मुझे नहीं पता आप में से मैक्सिमम लोग राजस्थान से होंगे, राजस्थान में ऐसी कौन सी इसके साथ कोई जुड़ी हुई प्रथा है, लेकिन जरूर होगी कोई ना कोई। लेकिन अगर हरियाणा की बात करूं और स्पेशली जो पंजाबी बेल्ट है उसकी मैं बात करूं, तो वहां पर एक बहुत बड़ी डिस्क्रिमिनेशन होती आई है शुरू से लड़कियों के साथ। वो है लोहड़ी का त्योहार की। लोग लोहड़ी के त्योहार को खुशियों का त्योहार कहते हैं। मैं कहता था कि नहीं, लोहड़ी का त्योहार जो है वो डिस्क्रिमिनेशन का त्योहार है, इट्स फेस्टिवल ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। क्यों? क्योंकि लोहड़ी का त्योहार जहां एक और नई फसल के आने की निशानी, ये सब कुछ तो चलता था, लेकिन लोहड़ी का मौसम चेंज होने की निशानी थी। लेकिन साथ ही लोहड़ी का त्योहार वो परिवार मनाते थे जिनके यहाँ पर बेटे जन्म लेते थे। जिनके यहाँ बेटियां जन्म लेती थी वो नहीं मनाते थे। जिनके यहाँ बेटे जन्म लेते थे वो लोहड़ी का त्योहार मनाते थे। उनके घर में शादी जैसा फंक्शन होता था, बहुत से लोगों को कार्ड देकर, इन्विटेशन देकर बुलाया जाता था, और जैसे शादी में खाना करते हैं वैसे ही खाना किया जाता था। कई बार ढोल धमाका ये सब चलता था, और ढोल वाले स्पेशल उस दिन गलियों में जाया करते थे। मुझे भी याद है जब हम छोटे होते थे हम लोग लोहड़ी मांगा करते थे। गांव में ये रिवाज था कि जिनके यहाँ बेटा जन्म ले रहा है उनके घर में हम टोलियां बनाकर जाया करते थे, और उन टोलियों में वहां लोहड़ी के गीत गाया करते थे, और वो बदले में हम लोगों को, बच्चे होते थे सारे यही करते थे। और इसे शगुन माना जाता था, इसे त्योहार माना जाता था कि जिनके यहाँ बेटा हुआ है उनके यहाँ लोहड़ी के गीत गाओ, वो आपको पैसे भी देंगे और बहुत कुछ देंगे, गिफ्ट्स देंगे। फिर बच्चे आपस में बांट लिया करते थे, और उनके घर में रोटी ये वो सब होता था, ढोल होता था, रिश्तेदारों को बुलाया जाता था, शादी जैसा फंक्शन होता था। लेकिन मैं हैरान होता था कि बेटी के जन्म पर इस प्रकार का त्योहार क्यों नहीं होता, बेटी के जन्म पर इस प्रकार की खुशी क्यों नहीं मनाई जाती। जो हरियाणा का बिल्कुल राजस्थान से जुड़ता हुआ हिस्सा है, जिसको हम इंटीरियर हरियाणा कह सकते हैं, जो हिसार, भिवानी, ठेठ हरियाणवी इलाका है, वहां पर कुआं पूजन की रस्म है। दो रस्में वहां चलती हैं मेन। एक कुआं पूजन की, जिनके यहाँ बेटे जन्म लेते थे वो कुएं की पूजा करते थे, और थाली बजाकर, थाली हम समझते हैं जिसमें हम खाना खाते हैं, तो थाली बजाकर पूरे गांव में बताया जाता था कि लड़के ने जन्म लिया है। लेकिन लड़की के जन्म पर थाली नहीं बजाई जाती थी, और ना ही कुआं पूजन किया जाता था। मेरी 2000 में जब शादी हुई, 2001 में हम लोग, मैं और मेरी वाइफ जो है, हम एक बच्चे के होने की उम्मीद कर रहे थे। हम लोग डेली निर्मल कुटिया जाया करते थे, एक धार्मिक स्थान है। मेरी बेटी मेरी वाइफ जो है वो महिला होने के बावजूद डेली वहां जाकर ये अरदास करती थी कि उसके यहाँ बेटे का जन्म हो। मेरे मन में कुछ और था, मैं डेली अरदास करता था कि मेरी यहाँ बेटी की जन्म हो। वो बेटा मांगती थी, मैं बिटिया मांगता था, और मैं उसे हमेशा कहता था कि मेरी ही मांग पूरी होगी, तेरी नहीं होगी, क्योंकि तू समाज के डर से बेटा मांग रही है। तेरे को लग रहा है कि बेटा होगा तो सारा ससुराल खुश हो जाएगा, सारे रिश्तेदार खुश हो जाएंगे, और जो दकियानुसी खिलाफ ख्याल है कि बेटा होगा तो वंश आगे बढ़ेगा, जबकि बेटी के बिना भी वंश नहीं आगे बढ़ सकता। बहू नहीं होगी तो वंश कहां से बढ़ेगा। तुम्हारे दिमाग में समाज का प्रेशर है, तुम इसलिए बेटा मांग रही हो। मैं दिल से बेटी मांग रहा हूं, इसलिए बेटी होगी। तो वही हुआ, बेटी ने जन्म लिया। नर्स बहुत मायूस होकर बाहर आई। मैंने पूछा क्या हुआ? बोली बेटी हुई है। तो मैंने कहा मायूस क्यों हो? बोले जी बेटा होता तो आप इनाम देते। कितना मिलता? बोले जी 500 रुपये तो कम से कम मिलते। मैंने उसी समय निकाल कर उसको 1000 रुपया दिया कि बिटिया हुई है तो 1000 रुपया इनाम का। मैं अगले दिन ही लड्डू के डिब्बे बनवाए मैंने मिठाई के, और अपने रिश्तेदारों के यहाँ बांटने चला गया। बुआ के यहाँ, मौसी के यहाँ, मामी के यहाँ, जो क्लोज रिश्तेदार थे, वो सारे ऐसे मुझे देख रहे थे। मित्रों, ये सच्चाई बता रहा हूँ अपने परिवार की। वो मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मेरे सिर पर सींग निकल आए। इसको क्या हो गया? बेटी हुई है और ये लड्डू बांटते फिर रहे हैं, इसको क्या हो गया? और साथ में सहानुभूति देते थे, कोई बात नहीं बेटे, दिल नहीं लगाना, अगली बारी मुंडा होएगा जरूर। साथ में मेरे साथ सहानुभूति प्रकट करते थे कि चिंता मत करो, अगली बार बेटा होगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं बेटी से बहुत खुश हूँ। मुझे याद है बेटी की पहली लोहड़ी मैंने मनाई। करनाल क्लब यहाँ का सबसे प्रेस्टिजियस क्लब है, उसके अंदर मैंने फंक्शन किया। उस फंक्शन के अंदर मैंने सभी रिश्तेदारों को बुलाया, लगभग 1000 लोगों की मैंने रोटी की। पंजाब से मैंने स्पेशली गाने वाले बुलाए, और मैंने बेटी की लोहड़ी को इतना बड़ा मनाया कि मेरे रिश्तेदार हैरान थे कि इसको हुआ क्या है। और मैंने डिसाइड किया कि अब इस प्रथा को बदलना है। 4 लाइनें उस समय मैंने लिखी थी, मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उसके बाद हमने लोहड़ी बेटी के नाम कार्यक्रम शुरू किया। 2005 में पहली बार हमने लोहड़ी बेटी का नाम कार्यक्रम किया,
हम घर घर गए, जिनके यहाँ बेटियों ने जन्म लिया था कमेटी से उनके नाम निकलवाकर हम घर घर गए, लोगों को अनुरोध किया कि आप आइए और अपनी बेटी की लोहड़ी हमारे साथ मनाइए। लोग हमारा मजाक उड़ाते थे कि एक तो बेटी ने जन्म लिया है, अब तो ये नई प्रथा कौन सी शुरू करने जा रहा है लोहड़ी मनाने की। लोग मजाक उड़ाया करते थे। कम से कम 5000 घरों में हम और हमारे वॉलंटियर गए होंगे, और आपको सुनकर हैरानी होगी 117 पेरेंट्स केवल निकल कर आगे आए जो एक जगह पर अपनी बेटी की लोहड़ी मनाने के लिए तैयार हुए। लेकिन वो इस प्रथा के अंदर एक बदलाव का साल था मित्रों। मैंने उस फंक्शन के अंदर 4 लाइनें कही थी कि जब बेटी को भी बेटों सा अधिकार मिलेगा जीने का, पढ़ लिख कल्पना बनने का, सपनों को बुनने सीने का, जब गर्भ में बेटी को पाकर न कोख उजाड़ी जाएगी, जब बेटी के जन्म पर भी लोहड़ी मनाई जाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। और आपको सुनकर हैरानी होगी मित्रों, 2005 में 117, 2006 में 5000, 2007 में 10,000 और 2010 में हमने एक रिकॉर्ड बनाया था। 1 लाख बेटियों की लोहड़ी हमने हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और चंडीगढ़ में एक ही दिन मनाई थी। 1 लाख बेटियों की, 1 लाख पेरेंट्स आगे आए थे अपनी बेटियों की लोहड़ी मनाने। और अब हर साल हम देखते हैं, चाहे वो जजेस हों, एडवोकेट्स हों, पुलिस ऑफिसर्स हों, बिजनेस पीपल हों, अपनी अपनी बेटियों की लोहड़ियां खुद मना रहे हैं। उनके जन्म पर कुआं पूजन कर रहे हैं, उनके जन्म पर थाली बजा रहे हैं। एक प्रथा चेंज हो गई। क्यों चेंज आ गई? क्योंकि हमारी सोच में चेंज आया। हमें लगा कि नहीं, बेटियां भी हमारे लिए बेटों से कम नहीं है। और हरियाणा में खास तौर पर चेंज इसलिए आया मित्रों, क्योंकि हरियाणा की बेटियों ने हर जगह बहुत कुछ करके दिखाया। हरियाणा की बेटियों ने फिल्म इंडस्ट्री में बहुत कुछ किया, राजस्थान की बेटियों ने भी बहुत किया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं किया, लेकिन एग्जाम्पल दे रहा हूं। फिल्म इंडस्ट्री में गई वो, खेलों के अंदर जो है उन्होंने लड़कों से ज्यादा मेडल जीते। और इंडिया लेवल पर भी अगर खेलों में अगर मेडल्स की हम बात करें तो लड़कियों के मेडल लड़कों से ज्यादा है। तो बेटियों ने अपने आप को स्थापित किया, ये साबित किया कि हम किसी से कम नहीं हैं। उन्होंने ये करके दिखाया कि आपकी सोच में कमी है, आपके प्रोत्साहन में कमी है। जिस दिन परिवार ये सोच लेगा कि ये बेटी बेटे से मेरे लिए बढ़कर है, उस दिन उस बेटी को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। उस दिन उस बेटी को वो उस जगह पर पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा जो जगह का सपना हम अपने बेटों के लिए देखते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमें अभी चिंतन करने की बात है। ये उत्साहजनक है कि बेटियां बहुत कुछ कर रही हैं। ये उत्साहजनक है कि बेटियों के प्रति सोच चेंज हो रही है। लेकिन उसके बावजूद आज की डेट में हम बहुत ज्यादा, हम कहें कि हमने बहुत ज्यादा माइल्स इकट्ठे जो है माइलस्टोन हम लोग क्रॉस कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम ये कहें कि हम बहुत ज्यादा इस विषय पर प्रगति कर चुके हैं, ऐसा नहीं है। अगर आप 2020 वर्ल्ड सेक्स रेशियो इंडेक्स देखेंगे मित्रों, पूरी दुनिया में भारत जो है 112वें स्थान पर है। इससे पहले हम 108वें स्थान पर थे। पिछले 2 वर्षों से हम और ज्यादा गिरकर 112वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और हमारा जो सेक्स रेशियो रहा है 1000 लड़कों के पीछे 910 लड़कियों का रहा है। और 2020 में हम 108वें स्थान से गिरकर 112वें स्थान पर पहुंच चुके हैं। ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है कि तमाम प्रोत्साहित करने वाली बातों के बावजूद, तमाम उन कानूनों के बावजूद जो गर्ल्स की फेवर में कानून नए नए अमेंड किए गए, बहुत से लॉ जो हैं पिछले 5-7 साल के अंदर फीमेल्स के हक में आए हैं। अगर हम बात करें तो क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये बहुत बड़ा एक अमेंडमेंट था औरतों के हक में। स्पेशली इसके अंदर जो है एसिड अटैक, स्टॉकिंग, इंटेंशनल जो है डिस्फॉर्मिंग ऑफ वुमेन, सेक्सुअल हरासमेंट, इन सभी को उसके अंदर शामिल किया गया। 2013 में ही इंडिया का पहला लेजिस्लेशन आया जो वर्क प्लेस पर जो सेक्सुअल हरासमेंट औरतों के साथ होती है उसके लिए उसके अंदर प्रावधान किए गए। 2013 के अंदर ये पहला एक्ट आया। 2017 के अंदर मैटरनिटी एक्ट के अंदर चेंज हुआ, जिसके तहत औरतों को, जो विमेन एम्प्लॉयज हैं, उनको अपने बच्चों के लिए मैटरनिटी लीव ज्यादा लेने की 12 सप्ताह से बढ़ाकर
26 सप्ताह मैटरनिटी लीव मिलने का प्रावधान जो है वो किया गया। अभी पिछले 1-2 साल के अंदर ही औरतों के हक में ट्रिपल तलाक, जो मुस्लिम महिलाएं हैं तो उनके लिए बहुत बड़े उनके हक की बात थी। अदरवाइज जब दिल करता था उनको तलाक दे दिया जाता था, केवल 3 बार तलाक 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 कहने से उनका तलाक हो जाता था। लेकिन कानून ने कहा नहीं, उनके प्रति डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ट्रिपल तलाक एक बहुत बड़ा, उससे देश में बहुत बवाल भी हुआ, लेकिन जेंडर इक्वलिटी की ओर एक बहुत बड़ा कदम था वो। सबरीमाला इशू की अगर हम बात करें, इसी प्रकार जो हाजी दरगाह है, ये दोनों ऐसे स्थान पर जहां पर औरतों का जाना माना था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हालांकि अभी तक वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाया, लेकिन कम से कम जो है 2019 सितंबर 28 को जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था सबरीमाला इशू के अंदर, वो और एक इशारा जरूर करता है कि अब ये समय ज्यादा नहीं चलने वाला कि जब डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के बेस के ऊपर जो है किसी महिला को किसी मंदिर या गुरुद्वारे या मस्जिद में जाने से रोका जा सके। लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। हैरानी की बात यह है दोस्तों कि हमारी पार्लियामेंट जो औरतों के हक के कानून बना रही है, हमारी पार्लियामेंट जिसमें डिबेट्स होती हैं जेंडर इक्वालिटी को लेकर, उसी पार्लियामेंट में पिछले कई सालों से वीमेन रिजर्वेशन बिल अटका हुआ है, 33% रिजर्वेशन महिलाओं को देने के लिए। हालांकि मैं इस 33% रिजर्वेशन को भी डिस्क्रिमिनेशन मानता हूं। जब हम कहते हैं कि बराबरी है तो 50-50 क्यों नहीं, 33% क्यों? तो चलो मान लिया आप 33% पे राजी हो रहे हैं, आप फिर भी जो है पुरुष की जो एक है कि ईगो है कि मैं ज्यादा बड़ा हूं, उसको आप स्थापित रखना चाहते हैं। वो 33% भी पास नहीं किया जा रहा। राज्यसभा से पास हो चुका है, लेकिन लोकसभा में उसके ऊपर वोटिंग नहीं करवाई जा रही, उसको पास नहीं किया जा रहा, क्योंकि वहां बैठे हुए लोगों को लगता है कि अगर महिलाएं ज्यादा आ जाएंगी तो कहीं हमारा इस पार्लियामेंट के अंदर, जो इस देश का कानून बनाने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसमें हमारा प्रतिनिधित्व कहीं कम हो जाएगा, हमारी रिप्रेजेंटेशन कहीं कम हो जाएगी। 10% से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे देश की पार्लियामेंट के अंदर महिलाओं की। और अगर हम विधानसभाओं की बात करें तो बहुत सी विधानसभाएं आपको ऐसी मिलेंगी जहां 1 या 2% भी आपको महिलाओं की भागीदारी नहीं मिलेगी, मुश्किल से 1 या 2% होगी। तो जब हम जेंडर इक्वलिटी की बात करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर चर्चा करते हैं, तो वो जेंडर इक्वलिटी जो है वो केवल हमारे भाषणों में नहीं होनी चाहिए, वो व्यवहारिक रूप में होनी चाहिए, वो हमारे देश के कानून के अंदर नजर आनी चाहिए, वो इस पार्लियामेंट के अंदर नजर आनी चाहिए, वो हमारे समाज के ढांचे के अंदर नजर आनी चाहिए, वो हमारे घरों के अंदर नजर आनी चाहिए। जब हम अपने बच्चों से व्यवहार करते हैं बेटे और बिटिया को लेकर, तो उस समय वो नजर आनी चाहिए। और मैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से कह सकता हूँ, हम लोग बहुत सी महान महिलाएं हैं जिनका नाम ले सकते हैं। हम चाहे लता मंगेशकर का नाम लेना चाहें, पीटी उषा का नाम लेना चाहें, सानिया मिर्जा का, साइना नेहवाल का, कल्पना चावला का, हम किसी का भी नाम लेना चाहें, हमारी बहन अनीता कुंडू जो 7 चोटियां विश्व की फतेह कर चुकी है, 3 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ चुकी है, हम किसी का भी नाम ले सकते हैं। लेकिन अगर अपने घर में भी हम जाकर देखेंगे, आप में से जितने लोग इस समय 100 पार्टिसिपेंट इस समय जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट 100 की है। पहले तो मैं इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूँ, नॉर्मली मीटिंग्स में जो मैक्सिमम नंबर होता है उससे कम लोग जो है वो मीटिंग में हाजिर रहते हैं, लेकिन ये आपने एक अपनी डेडिकेशन दिखाई है लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के प्रति कि आपकी सोसाइटी ने अगर एक वेबिनार रखा तो आपने 100% अटेंडेंस उसके अंदर दी है, आप उसके लिए बधाई के पात्र हैं। तो मैं जिस चीज कहना चाह रहा हूँ, आप अपने अपने घरों में, ये जो 100 लोग जुड़े हुए हैं, अपने घर के एग्जाम्पल देखिएगा मित्रों। जिस जिस घर के अंदर घर की बेटी को आगे बढ़ने का मौका दिया गया, जिस जिस घर के अंदर बेटी को बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के सपोर्ट की गई, वहां बेटी आगे बढ़ी है और उसने कुछ अच्छा करके दिखाया है। 1 सेकंड के लिए आपसे लेना चाहूंगा, शायद मैं इसका चार्जिंग का बटन दबाना भूल गया, इसकी चार्जिंग जो है वो जाने वाली है, मुझे एक सिर्फ बटन स्विच ऑन करना है। जी, इस व्यवधान के लिए माफी चाहूंगा आपसे। मैं अगर अपने घर की बात करूं मित्रों, मेरे यहाँ मैंने बताया मेरी बेटी है जिसकी मैंने बहुत खुशी मनाई थी, और एक मेरा बेटा है। बिटिया इस समय मेरी कनाडा में पढ़ रही है, लास्ट सितंबर से उसका सेशन शुरू हुआ था।
मेरी बेटी जब +2 में थी, केवल 17 साल की थी, तो मेरे मन में आया कि इसको कुछ ऐसा करवाते हैं जिससे इसके अंदर का डर खत्म हो। कल को इसको कनाडा पढ़ने के लिए जाना है, तो मैंने केवल डर खत्म करने के लिए, क्योंकि उसके अंदर बहुत सी चीजों को लेकर डर रहता था, मैंने उसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए भेज दिया। +2 के एग्जाम थे, बोर्ड के एग्जाम थे, लेकिन उसके बावजूद मैंने उसे बकअप किया, उसे बूस्टअप किया और मैंने कहा कि तुम जाओ। मैंने उसे माउंटेनियरिंग की ट्रेनिंग के लिए भेजा मनाली के अंदर। उस 1 महीने की ट्रेनिंग ने उसका जीवन बदल दिया। और आपको सुनकर हैरानी होगी कि उसी साल बोर्ड के एग्जाम के दौरान मेरी 17 साल की बेटी ने, जिसने जीवन में कभी पहाड़ पर नहीं चढ़ा होगा, केवल 1 महीने की ट्रेनिंग के बाद शी क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो, द हाईएस्ट पीक ऑफ साउथ अफ्रीका। अगेन शी क्लाइम्ड तंजानिया की जो हाईएस्ट पीक है उसको उसने क्लाइम किया। साउथ अमेरिका की वो हाईएस्ट क्लाइम आप कह सकते हैं, अकांकागुआ, माउंट अकांकागुआ, जिसे माउंटेन ऑफ डेथ भी कहा जाता है। माउंटेनियरिंग में सबसे ज्यादा डेथ उस पर होती है। तो 17 साल की बच्ची, जिससे मैं समझता था कि कुछ नहीं कर पाएगी, केवल उसे एक विजन दिया, केवल उसे एक अवसर दिया, केवल उसे एक प्रोत्साहन दिया मैंने, और कुछ नहीं किया। शरीर भी उसका वही था, मन भी उसका वही था, दिमाग भी उसका वही था जो छोटी छोटी बात से डरता था। और वो इतनी निडर हो गई कि वो 33 घंटे की फ्लाइट अकेली लेकर, कोई उसके साथ नहीं गया, वो अकांकागुआ क्लाइम करने के लिए पहुंची और क्लाइम किया उसने। किलिमंजारो उसने क्लाइम किया साउथ अफ्रीका के अंदर। तो मैं केवल एक चीज कहना चाहता हूँ मित्रों, जेंडर इक्वालिटी तब आएगी जब हमारी सोच में बदलाव होगा, जब हमारे अपने घरों से हम लोग शुरुआत करेंगे। बजाय हम बड़ी बड़ी बातें करने के, अपने परिवार से शुरू करें, अपने घर की बेटी को ऐसा मौका दें, ऐसा अवसर दें। और मैं दावा करता हूं, बेटी पर विश्वास करके चलना सीखिए। जिस बेटी को ये पता होगा मेरे माँ बाप और मेरे भाई बहन मेरे पर बहुत ज्यादा विश्वास करते हैं, वो आपके विश्वास को कभी ठेस नहीं पहुंचाएगी। जो बेटियां कहते हैं ना, बेटियां भाग जाती हैं किसी और से, उनमें से मैक्सिमम आपको मिलेंगी। कोई बात नहीं, हाँ कोई बात नहीं। अब चुप रहे, सेमिनार चल रहा है, अभी मत बोले, चुप रहे, गेट बंद कर। प्लीज अनम्यूट, प्लीज म्यूट योर माइक। कोई बात नहीं, ये किनका है आप चेक कर लीजिए। तो जो इस प्रकार के इंसिडेंट होते हैं, मैंने उनके ऊपर रिसर्च की है, मैंने उनके ऊपर बहुत ज्यादा, उसमें से 90% जो है, 90% आपको केस ऐसे मिलेंगे जहां बेटियों को घर के अंदर या तो दबाया गया होगा, उनको लगता है कि बाहर ज्यादा आजादी मुझे मिल रही है, या घर के अंदर उनको कहीं वो उतना प्यार नहीं मिल पाया होगा, उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं किया गया होगा, तो उनको बाहर लगता है कि बाहर वाला जो व्यक्ति नया मेरे जीवन में आया है वो मेरे पे ज्यादा विश्वास कर रहा है, उससे मेरे को ज्यादा प्यार मिल रहा है। और वहीं पर इस प्रकार की घटनाएं होती हैं कि माँ बाप की मर्जी के बिना, भाई बहन की मर्जी के बिना जो है इस प्रकार के स्टेप उठाए जाते हैं। तो विश्वास की जरूरत है, सोच में बदलाव की जरूरत है। जिस दिन सोच में बदलाव आएगा, जिस दिन विश्वास हमारा बराबर का होगा, उस दिन सही मायने में जेंडर इक्वलिटी आएगी। आप लोगों का अगर कोई प्रश्न हो किसी का भी, या किसी भी साथी का अगर कोई सवाल हो, तो भुवनेश जी से मेरा अनुरोध है। भुवनेश जी, आप अगर किसी का कोई सवाल इसके ऊपर लेना चाहें, क्योंकि एक दो साथियों ने मैंने देखा हैंड रेज किए थे, कोई भी अगर किसी का सवाल हो तो वो पूछ सकता है। मैं एक चीज अनुरोध जरूर करना चाहूंगा लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के साथियों से। यस सर। क्योंकि जब आपका नाम है लॉ अवेयरनेस सोसाइटी, तो मैं समझता हूँ मैक्सिमम एडवोकेट्स ही होंगे, या वुड भी एडवोकेट्स होंगे जो आने वाले समय में एडवोकेट बनने वाले हैं। तो जब आपके हाथ में ये प्रोफेशन आएगा, जेंडर इक्वालिटी के ऊपर आप कोर्ट में भी बहुत काम कर सकते हैं, महिलाओं को इंसाफ दिलाने में, और ये तय करने में कि जो महिला आपके पास आई है वो वास्तव में इस इंसाफ की हकदार है या नहीं। क्योंकि जो जेंडर बेस्ड जितने भी लॉ हैं उनका मिसयूज भी बहुत हो रहा है आजकल, चाहे वो डॉरी केसेस हैं, चाहे वो रेप केसेस हैं। बहुत से केस ऐसे भी सामने आ रहे हैं कि उनका मिसयूज किया जा रहा है। तो उस चीज को सही समझते हुए कि कौन सा मिसयूज है और कौन सा सही है, अगर आप इस पर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ अपने प्रोफेशन में रहते हुए भी आप जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा दे सकते हैं, मेरा ये मानना है। और दूसरा, शुरुआत अपने परिवार से कीजिए, उसका असर समाज पर, देश पर, राष्ट्र पर आपको अपने आप नजर आएगा। थैंक यू वेरी मच। Sir, question is from Nazmeen. Sir, what steps can be taken to decrease the gender equality? As we cannot change the mindset of everyone, what can be taken?
Simple, you can start from your home only. It's very easy to teach others, but it's very difficult to start from your own home. When everybody will start from his own home, start from himself, start from his own family, certainly you will see the changes. Because when you will give a full support to a female member of your family, and one day you will see him on the top of his career or somewhere else where she can justify her role, that girl or that female member of your family will become a role model for so many other families, especially the people who are in your, you can say, uh, relations or your friend circle or your inner circle. They'll be inspired by your story. So start from your home. This is a simple funda. Sir, question is from Bharat Jain. In our country, a rape is a crime. Then why martial rape is not? Because there is no such strict law in India for martial rape. Rape is rape, even it happen in marriage bond or not, because consent is not in every condition or for both, even for man or woman. So, sir, please tell us that how we would we work and change this as a young society to give the topic. You're talking about the marital rape. Yes, sir, this is a different topic. Marital rape itself is a crime, but actually the problem is it's very difficult to prove. It's very difficult to prove that it was rape or it was a consented one, and because you know there are so many small issues between husband and wife. Okay, and sometime if there is a fight between husband and wife can easily go and say no, last night we performed, but it was a marital rape, it was not with my consent. So marital rape again is a crime, but it is very difficult to prove this one. It's very difficult to prove this one. This is the basic problem in Indian society. Sir, question is from S. Mary Levnia. Sir, how to make people realize that gender equality is not just confined to binaries, but includes LGBTQ too? Include LGBT2. The question is from? Mary Lavinia from Bangalore. Mary Lavinia, sir, how to make people realize that gender equality is not just confined to binaries, but include LGBTQ too. Different people have different opinion on it. Because in my opinion, some relations are based on values, and some relations are based on biological needs and biological system made by the God. Okay. Today we are all facing corona. Just I'll giving answer. Today we are facing corona. Why this corona is there? Because we have tried to bypass the system of the nature. For last many years, we are working against the law of nature. We are working against nature. Okay. The Chinese people, they are eating each and everything, whatever not supposed to be eaten by the men, the human being. They are eating everything which are not supposed to be eaten by human being. And ultimately, these type of viruses are coming up, right? So in my opinion, it's not a question of a freedom of LGBTQ. It's a question whether LGBTQ is good for morality of the society, if it is good for the law of the nature, the system given by God. If God has given a different physical structure to men and women, there is a reason behind it. If we are going against the nature, what will we hear? You go to the people who are having this type of relation, 90% people are under depression. 90% or more than 90% people are under depression. In the name of freedom, we should not promote such type of. I would like to quote one example. These days, we are working against this so-called web series of Ekta Kapoor. We have filed one petition to President of India to
take back Padam Shri from Ekta Kapoor, and we have filed one complaint with police commissioner also to register an FIR, and some FIRs have already been registered in different part of the country. Because what she is showing in her web series, there is one web series named Triple X, and in Triple X she is showing grandmother is happy because she is just remembering her sex with the grandson. Mother is happy because son is coming and she is remembering the sex he had with her son. And same is sister and same is Bobby. What we can say? Can we promote such type of stupidity in the name of freedom? Freedom of expression or freedom of you can say art and culture. Can we promote this? So it's not a question whether it is legal or not legal. It's a question whether morally or as per law of nature, whether it is good for the society or bad for the society. If it is good for the society, we can raise voice for this. If it's not good for the society, rather it's promoting depression among the people who are having such type of illicit relations, then why we are promoting this and why we are encouraging youngsters to go into depression and go into the, you can say, so many diseases which are linked to such type of relations. So my view is this. Question from Rupal Sinha. Sir, I heard this statement by a senior advocate. Laws in India are not gender biased, but their interpretation is. Sir, what are your views on this? When I was in my LLB, I did my LLB during evening classes. I was in job. I was working as a development officer in Life Insurance Corporation. And being a field officer, I had sufficient time. So I started my LLB from Kurukshetra University. And the head of my law department, Mr. Agarwal, he was used to say law is the matter of interpretation. Law is the matter of interpretation. You can find some cases where facts are same, where evidences are same, most of the things are same, argument is same, everything is same, judge is same. In one case is acquitting, and in second case is giving punishment to the culprit. Because in first case, the interpretation given by the defense lawyer was better than the PP, and another case, PP's interpretation was much stronger than the defense lawyer. So no doubt in it, in India, the law is matter of interpretation. There are so many laws which are good for gender. They are not gender biased. They are in favor of gender. They are in favor of gender. But again, the issue is somehow we are also responsible. Can you imagine in as per my knowledge, 90 to 90% cases of dowry, 498, section 498 cases, they ultimately went into compromises or the evidence turned hostile at later stages. So the people who are filing the FIR, and even in the same thing is happening in rape cases also. Maybe it's due to some monetary exchange or some other reason, some threats are there. Reason may be different, but it is happening that in gender cases, especially the cases which are related to crime against women, most of the cases are not reaching to the conclusion. Conviction rate is very low. So this is true. It's a matter of interpretation, number one. Second, it is also true that the people who are filing the cases, who are actually complaining, they're also not serious. After some time, they even started options to have compromise to get some money or get some other benefits out of it. So these are some problems which are coming up in the, especially these type of cases. Sir, I want to share something that through Law Awareness Society, we have started one initiative named as Step Toward Empowerment, in which we are talking about women empowerment, rape-free India. And so I request Bharat, a member of Law Awareness Society, to share regarding, if you want to ask something. Please unmute. Sure, you're welcome. Namaste, sir. Bharat Jain from Law Awareness Society. Ji, Bharat ji.
सर एक सवाल था आपसे कि कैसे हाउ द वुमेन्स थिंकिंग इज डिफरेंट, जो एक एम्पावर्ड वुमेन होती है और एक नॉर्मल वुमेन होती है, क्योंकि सर हम देखा जाए तो कुछ वुमेन्स अपने आप को निखार के सोसाइटी में बहुत ऊपरी स्तर पे आ जाती है, वो मतलब आदमियों से भी ऊपर आ जाती है। जैसे हम पौराणिक अपने कहते एग्जाम्पल देखे, रानी लक्ष्मीबाई के देखे और भी बहुत सौ के एग्जाम्पल देखे, तो उन्होंने एक स्तर मुकाम हासिल करा है, जबकि आज बहुत सारी महिलाएं ऐसी है जो अपने आप को मतलब उनसे आप पूछा जाए तो वो समझती है कि वो दबी हुई है, कुछ नहीं कर सकती है। तो कैसे ये थिंकिंग हम मतलब उनको बता सकते हैं कि आप किसी से कम नहीं है? क्योंकि हम माइथोलॉजीज की बात करें कि जैसे हम रोमन माइथोलॉजीज और किसी और की बात करें तो एक माइथोलॉजी के अंदर महिलाओं का भी जिक्र था, जो वेल्केरीज होती थी तो वो महिलाएं होती थी और जंग में वो पुरुषों की भी कभी कभार मतलब सहायता करती थी और उनको बचाती थी। तो हमारे यहाँ पे ऐसी क्या थिंकिंग है जो उनको पीछे लाती है और हम उनको कैसे सही कर सकते हैं सर? थैंक यू सर। बहुत अच्छा तुम्हारा क्वेश्चन है। द सिंपल थिंग इज अपब्रिंगिंग। इट्स नॉट ओनली लिमिटेड टू द फीमेल जेंडर, इट्स इक्वली यू कैन से रेलिवेंट फॉर द मेल जेंडर एज वेल। इट्स इक्वली रेलिवेंट। जो आपकी अपब्रिंगिंग है, जिस फैमिली एटमॉस्फेयर में हो रही है, तो अपब्रिंगिंग जो है वो आपके यहाँ इसको सेट करती है। ये माइंडसेट यहाँ से शुरू होता है। अगर परिवार की अपब्रिंगिंग ऐसी है जहाँ फीमेल को जो है वो दोयम दर्जे का समझा जाता है, उसको दबाया जाता है, घर की महिलाओं को दबाया जाता है, बेटी के सामने माँ को मारा जा रहा है, या दादी की नहीं सुनी जा रही, या परिवार में बहन के साथ, बुआ के साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है जैसे वो अनवांटेड गेस्ट है परिवार के अंदर, तो वो जो अपब्रिंगिंग होती है वहीं से बच्चे का माइंड डेवलप होना शुरू हो जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल है कि एक बार एक हाथी के बच्चे को लाकर सर्कस वालों ने बांध दिया और उसके पाँव में बिल्कुल पतली सी जो है एक चेन डाल दी गई, बिल्कुल पतली सी जंजीर। वो बच्चा था, उसको नहीं तोड़ पाता था, वो 2-3 बार प्रयास करता था, उसको नहीं तोड़ पाता था। और कई वर्षों बाद जब देखा गया वो हाथी बहुत बड़ा हो गया और वो बहुत ताकतवर हो गया। वो सर्कस से जब अपना शो करके वापस आता था, उसको उसी चैन से बांध दिया जाता था और वो उसको नहीं तोड़ने का प्रयास करता था। तो किसी ने पूछा, यार ये चैन बहुत पतली है, ये हाथी आराम से इसको तोड़ सकता है, तो ऐसा क्यों है कि हाथी इसको तोड़ने का प्रयास नहीं करता जबकि इसको तोड़ के ये निकल सकता है? तो उसको बताया गया कि बचपन से इसके दिमाग में ये बैठ चुका है कि मैं इस चैन को नहीं तोड़ सकता, और यहाँ जो बिठा दिया गया है वो उससे बाहर नहीं आ पा रहा। इसलिए अभी ये चैन पतली है लेकिन हमें कोई चिंता नहीं है, क्योंकि बचपन से ये देखता है कि इस चैन को नहीं तोड़ सकता। इसलिए तो हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, 95% जो फैमिलीज हैं वहां पर औरत को जो है, परिवार के औरत को, बच्चों को, लड़कियों को, महिलाओं को वो दर्जा जो नहीं दिया जाता, जो जिसे हम बराबरी का दर्जा कहते हैं, मान सम्मान जो दिया जाना चाहिए वो नहीं दिया जाता। घर में हम बच्चे जब बड़े होते हैं तो माँ को अक्सर पिता से गालियां सुनते हुए देखते हैं, कई बार थप्पड़ खाते हुए भी देख लेते हैं। हम बच्चे होते हैं, हम चुप रहते हैं। यही हाल हम दादी का देखते हैं, यही हाल हम अपनी बुआ देखते हैं कि चौथे दिन ससुराल से नाराज होकर पति ने निकाल दिया, यहाँ आकर बैठ गई और रोती रही 2-2, 4-4 महीने, फिर उसको पंचायतें करके वापस भेजना पड़ा। तो ये जो चीजें देखती हैं, ये वो उन महिलाओं को जो है वो एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ने ही नहीं देती। बढ़ती कब है इस प्रकार की बच्चियां जो हैं, जब वो स्कूल या कॉलेज जाती हैं, वहां अगर उनको कुछ सही गाइड मिल गया या उनको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल गई जहां उनको लगा कि नहीं हमारे अंदर कुछ छुपा हुआ था, हमारे अंदर कोई ऐसा जो है एक ताकत थी जिसे आगे नहीं आने दिया गया, जिसे आगे नहीं बढ़ने दिया गया, तब वो उस ताकत का इस्तेमाल करना सीखती हैं। और अगर उन्हें कोई पहली सफलता मिल जाए, एक सीढ़ी चढ़ जाए वो सफलता की, उनका विश्वास और पक्का होता है। दूसरी सफलता की सीढ़ी चढ़ जाए और विश्वास पक्का होता है। दंगल गर्ल्स, आपने फिल्म देखी होगी, दंगल, हरियाणा की दंगल गर्ल्स हैं, फोगाट सिस्टर्स हैं, आपने वो फिल्म देखी होगी। yes, अपने बेटों को चाहता था कि मेरा बेटा होता और उस बेटे को मैं जो है अपनी तरह बड़ा पहलवान बनाता। बेटा नहीं था तो उसने बेटियों को बनाना शुरू किया। बेटियां भी जो देखती थी माँ दबी रहती, उनको लगता नहीं था हम कर पाएंगी, तो शुरू में कई साल तक वो नहीं कर पाई, लेकिन अल्टीमेटली जब उनको लगा कि अब पिता जो है, वो एक गीत बड़ा फेमस हुआ था, बापू सेहत के लिए बड़ा हानिकारक है, ये गीत बहुत फेमस हुआ था। उनको अपना पिता ही लगता था कि हमारे खिलाफ हो गया है, इस पंगे में इसने हमें डाल दिया। लेकिन जब उन्होंने एक छोटे से दंगल को जीता, कोई घर में कोई ऐसी फाइट हुई और जिसमें उन्होंने सामने वाले को पटक दिया, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ा, और फिर उन्होंने एक छोटा सा गांव का दंगल जीता,
उस पहले दंगल ने जिसमें उनके अंदर उनका शायद उनको 50 या 100 रुपए इनाम मिला था, क्योंकि हरियाणा के गांव में जो दंगल जीतते हैं उनको इनाम दिए जाते हैं, फिर लोग देखने वाले तो इनाम देते हैं। तो वो जो 50-100 रुपए का इनाम था, उस 50-100 रुपए के इनाम से ऐसी शुरुआत हुई कि वो दंगल गर्ल्स कॉमनवेल्थ में गोल्ड मेडल जीत कर आई। कॉमनवेल्थ जीतकर उन्होंने देश का नाम रोशन किया। तो सिंपल सी बात है, जो पीयर प्रेशर्स हैं, जो फैमिली प्रेशर्स हैं, जो सोसाइटी के प्रेशर्स हैं, वही नहीं आगे आने देते। लेकिन अगर सामने ऐसे एग्जाम्पल आ जाएं और मौका मिल जाए पढ़ने का, और कहीं सफलता के 1-2 स्टेप व्यक्ति चढ़ जाए, तो वो विमेन एम्पावरमेंट की तरफ अपने बढ़ जाता है। और ये केवल जेंडर फीमेल के लिए नहीं है, ये मेल जेंडर की भी सेम ये सिचुएशन है। थैंक यू सो मच सर फॉर शेयरिंग योर नॉलेज। सर सोनाक्षी सिरवानी फ्रॉम राजनांदगांव। जी सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि बेटियों को अभी सब पढ़ा रहे हैं, लेकिन बहुओं को उतना नहीं है अभी फ्रीडम, क्योंकि वो सोचते हैं कि इनको फ्रीडम दे दी तो ये घर का काम नहीं देखेंगे या मिसयूज करेंगे उसका। सर, उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए क्या है? जैसे अपने पापा हैं, वो सब बेटियों को अपना पढ़ा रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर रहे हैं, लेकिन आफ्टर मैरिज अगर उनको चांस नहीं मिल रहा है तो वो डिप्रेशन में जा रही हैं, या बहुत सारी ऐसी वो हैं। तो सर, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। फैमिली जो हमारा एक पारिवारिक जो माहौल है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है। वो कमी ये है कि हम बेटी को बेटी समझते हैं, बहू को बेटी नहीं समझते। लेकिन दूसरी तरफ से ये वाइस वर्सा है। बहुएं भी जब दूसरे परिवार में जाती हैं, वो अपने आप को वहां बहू समझकर ही जाती हैं, बेटी समझकर नहीं जाती हैं। ये दोनों तरफ से हो रहा है। मेरे घर की बेटी अगर 4 गलतियां भी कर लेगी, मैं उसको 2 थप्पड़ भी लगाकर उसे घर से बाहर नहीं निकालूंगा, उसे घर में ही रखूंगा और ये प्रयास करूंगा कि इसकी इज्जत में कोई आंच ना आए और ये बिल्कुल खूब आगे बढ़े। बहू गलती कर लेगी तो मैं इसको कहूंगा, इसके पिता को फोन करूंगा, अपनी लड़की को यहाँ से ले जाओ। बेटियां भी यही करेंगी। घर में माँ बाप 2 थप्पड़ भी मार लेंगे, उसे सह देंगी। सास ने 1 थप्पड़ मार दिया तो मम्मी को फोन करके जब तक नहीं बताएंगी, तब तक उनको जो है वो चैन नहीं आएगा। तो ये वाइस वर्सा, ये दोनों तरफ से चल रहा है। देखिए, इसका सिंपल एक ही हल है। तो हल यही है कि पहले दिन से ही एक ऐसा विश्वास बहाल हो इस रिश्ते में, और सबसे ज्यादा विश्वास हस्बैंड और वाइफ के बीच में होना चाहिए। मेरा ये मानना है कि अगर हस्बैंड के साथ आपके रिलेशन कॉर्डियल हैं, अगर हस्बैंड के साथ जो है जिस बहू के रिलेशन अच्छे हैं, जिस पत्नी के रिलेशन अच्छे हैं, और उसका हस्बैंड अगर दकियानुसी नहीं है, पॉजिटिव विचारधारा का है, या उसको पॉजिटिव बनाया गया है, तो मुझे लगता है वो सपोर्ट जरूर करेगा। अगर परिवार नहीं भी कर रहा तो वो परिवार को समझाएगा या परिवार के खिलाफ जाकर भी सपोर्ट करेगा। ऐसी बहुत सी फिल्में भी, अभी अक्षय कुमार जी के पीछे एक फिल्म थी, आपने देखी होगी, जो घर में शौचालय को बनाकर फिल्म बनाई गई थी, जहाँ हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस बहुत अच्छे हैं। सबसे ज्यादा उनका होना बहुत जरूरी है। उसके साथ परिवार के रिश्ते भी अच्छे होने जरूरी हैं, और परिवार को इस चीज का एहसास दिलाया जाना बहुत जरूरी है कि ये जो मैं पढ़ाई कर रही हूँ, इसके पीछे केवल एक मकसद है कि आपके परिवार की बहू की इससे इज्जत बढ़ेगी। और अभी तो मैं बताऊं, जो अभी जब से पंचायतों के अंदर, और ये हमारे हरियाणा में तो ये बहुत हो गया कि पंचायत के इलेक्शन में जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन तय कर दी गई कि 10वीं पास से कम जो है वो पंच नहीं बन सकता, और पढ़ाई सरपंच के लिए भी क्वालिफिकेशन तय कर दी गई। तब से जो लोग अपने घर की बहुओं को आगे कर देते थे क्योंकि महिला की सीट रिजर्व होती थी, अब उन्होंने उनको पढ़ाना भी शुरू कर दिया है कि इस बार तो इलेक्शन में तो खड़ी नहीं हो पाई, फटाफट पढ़ाई करके सर्टिफिकेट ले ले, अगले इलेक्शन में खड़ा होना है। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये अभी बात वही विचारधारा की है कि जब तक हम लोगों की विचारधारा चेंज नहीं होगी, और वो विचारधारा हमें ही चेंज करनी पड़ेगी, और कोई नहीं कर सकता, वो हमें ही करनी पड़ेगी। Sir, question is from Ankur Tharwanji. Sir, gender equality is so much deep-rooted that making people to understand facts results in serious argument. And why people don't want to understand that when men can have feelings, why can't women can also have the same? Can't we teach a boy and a girl equally since childhood that you both are equal, you both have equal opportunity? Then only changes can be done. बिल्कुल सहमत हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन भी खुद ही किया, उसका सुझाव भी खुद ही दे दिया। तो मैं दोनों से सहमत हूँ, आपके क्वेश्चन से भी सहमत हूँ और आपके सुझाव से भी सहमत हूँ। बिल्कुल ठीक बात है। परिवारों से ही शुरुआत करनी होगी। मैंने शुरू में यही कहा कि अपने अपने घर से शुरुआत करनी होगी। लड़के को और बिटिया को और बेटे को, दोनों को बराबर आगे बढ़ने के मौके देने होंगे। दोनों को चाइल्डहुड से ये एहसास दिलाना होगा। आपने देखा ना, मैंने वो एक छोटी सी जो वीडियो दिखाई, उस वीडियो में यही दिखाया है कि
बेटे के साथ व्यवहार और किया जा रहा है, बिटिया के साथ और किया जा रहा है। जैसे जैसे बिटिया बड़ी होती जाती है उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि नहीं, मैं इक्वल नहीं हूँ, मैं इक्वल नहीं हूँ, मैं इक्वल नहीं हूँ। उसी के अंदर ये हीन भावना कहीं जो है एक बैठनी शुरू हो जाती है, और वो कहीं जो है इस बात के लिए जो है एक डेफिशिएंसी सिंड्रोम उसके अंदर आना शुरू हो जाता है कि नहीं, आई एम समवेयर लैकिंग अगेंस्ट माय ब्रदर, कहीं उससे मैं पीछे रह गई हूँ या मैं उसके इक्वल हूँ ही नहीं। तो ये बचपन से ही आपको करना पड़ेगा। मैं आपके सुझाव से बिल्कुल सहमत। Sir, question is from Neha Chaudhary. How can we change social environment where women and girls are feeling very weakness as compared to boys and men? जी, बड़ी सिंपल सी बात मैंने फिर वहीं से बताई, शुरुआत घर से करनी पड़ेगी। समाज क्या है? समाज दीवारों का नाम नहीं है, समाज बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, समाज सड़कों का नाम नहीं है, समाज हम लोगों से बना है। समाज में जेंडर बायस रखने वाले लोग ज्यादा हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोग कम हैं, जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले लोग कम हैं। ये जो डिसबैलेंस है इसको बैलेंस करना है और इसको ये लेके जाना है, यानी वुमेन एम्पावरमेंट की बात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है, जेंडर इक्वालिटी की बात करने वाले लोगों की संख्या बढ़ानी है। जैसे मैंने बताया कि 2005 में जब हमने शुरू किया था तो 117 पेरेंट्स आगे आए थे। अब लाखों लोग अपनी बेटियों की लोहड़ी खुद मना रहे हैं। क्या किया हमने? कुछ नहीं किया। हमने केवल एक पानी जो ठहरा हुआ था उसमें कंकर फेंका, वो लहरें चल पड़ी, एक वो सर्कल सा बना, मजा आ गया। जो और किनारे पर लोग बैठे थे जो काफी समय से शांत तालाब को देख रहे थे, उनको लगा ये तो अच्छा है, ये तो बड़ा फन है, इसमें मजा है। तो मैंने जो पहला पत्थर फेंका था, दो और ने फेंका, लहरें और बड़ी हुई। उसके बाद किसी ने और ज्यादा पत्थर फेंके, ज्यादा लोगों ने बीच में फेंका, वो बड़ी लहरें बननी शुरू हो गई। सबको मजा आने लगा कि यार ये तो बिल्कुल सुस्त सा जो तालाब पड़ा हुआ था, इसमें कुछ नहीं था, इसमें तो लहरें उठनी शुरू हो गई। यही करना है आपको। जो लोग विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं उनको ऑनर करना शुरू कीजिए। समाज के अंदर छोटे छोटे फंक्शन रखिए, लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की तरफ से, निफा की तरफ से, और कोई एनजीओ जिसके साथ आप जुड़े हुए हैं, समाज में ऐसे छोटे छोटे फंक्शन रखने शुरू कीजिए जिसमें जेंडर इक्वालिटी की बात करने वालों को ऑनर करना शुरू कीजिए। ऐसी बेटियां जो अच्छा करके आई हैं उनको अपने अपने शहर में ऑनर करना शुरू कीजिए। आप देख लीजिएगा, स्पेशली उन लोगों को ऑनर कीजिए जिनके यहाँ 2 बेटियां हैं और वो आगे बेटे की उम्मीद नहीं कर रहे, या जिनके यहाँ 1 बेटी है और वो आगे बेटे की उम्मीद नहीं कर रहे, उनको लग रहा है कि यही हमारे है। ऐसे पेरेंट्स को मंच पर बुलाकर सम्मानित कीजिए। आप वो एक रोल मॉडल की तरह काम करेंगे और उनको देखकर जो है और लोग जो है वो उत्साहित होंगे। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें केवल समाज के अंदर पॉजिटिव थिंकिंग फेंकते जाना है, बढ़ाते जाना है। अपना जो कारमा है वो अकेला ही चला था जानबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए, कारमा बनता गया। इस कारमा को बड़ा करना है और कुछ नहीं। सर, वन क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। क्वेश्चन इज दैट लाइक सर अभी लॉकडाउन चल रहा है, बट सारी कॉलेज में काफी पेपर के अंदर हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट इफ वी वांट टू डू लाइक वर्क ऑन दैट जेंडर इक्वालिटी अवेयरनेस प्रोग्राम, सर लॉकडाउन के टाइम ऐसा कुछ ऑनलाइन या इस टाइप में क्या कर सकते हैं? बहुत कुछ कर सकते हैं। जेंडर इक्वालिटी में तो बहुत कुछ हो सकता है। आप अगर केवल महिलाओं के लिए करना चाहें तो महिलाओं के लिए ऑनलाइन आप कवि सम्मेलन करवा सकते हैं। इस प्रकार के टॉक्स रख सकते हैं जिसमें कोई अच्छी जो महिलाएं हैं जिन्होंने कुछ जिंदगी में अचीव किया है। वाई हमें जो है हम लोग को बॉलीवुड के या कोई और बड़ी हम सेलिब्रिटी को ही ढूंढे, क्या जरूरत पड़ी है? अपने राजस्थान से देखिए, राजस्थान की कौन सी ऐसी बेटियां हैं 2, 3, 4 जिन्होंने किसी भी फील्ड में, स्पोर्ट्स में अच्छा किया है, एग्जाम में अच्छा किया है, ठीक है, सौंदर्य में अच्छा किया है, कोई किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट के अंदर अच्छा किया है, कोई भी ऐसा फील्ड व्हाटसोएवर, लिमिटेड मत कीजिए। सोशल वर्क में अच्छा कर रही हैं हमारी एडवोकेट, कोई ऐसी अच्छी है जिसने कुछ बहुत केस जीत कर अपना नाम किया है। तो ऐसी जो महिलाएं हैं उनको आगे लीजिए, उनके साथ टॉक्स रखिए, उसका मैसेज। और अभी आज आप नहीं कर पाए लेकिन इसमें एक ऑप्शन है, उसको देखिए और दोबारा से डिस्कस करके ऐसे प्रोग्राम्स को लाइव कीजिए, अपने फेसबुक पेजेस पर लाइव कीजिए। जो 100 लोग जुड़े हैं वो आपके फेसबुक पेज से उठाकर साथ के साथ अपने टाइमलाइन पर शेयर करें, ताकि ये 100 लोगों के साथ साथ 2000-3000 लोग और भी देखें कि लॉ अवेयरनेस सोसाइटी क्या कर रही है। तो
बहुत से ऐसे कार्यक्रम हैं जिनको आप कर सकते हैं। पोलिटिकल सिंपोजियम करवा सकते हैं, जेंडर इक्वालिटी पर आप लोग पेंटिंग कंपटीशन करवा सकते हैं, और सब पेंटिंग ऑनलाइन मंगवाइए। ओके, जो अच्छी पेंटिंग हो उनको सोशल मीडिया पर जो है डिस्प्ले कीजिए, उनको आप ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स भेजिए, उनसे आप जो है उनको कैश अवार्ड देना चाहें कैश अवार्ड दे सकते हैं। नंबर ऑफ थिंग्स कैन बी डन। Sitla Naveen ji want to ask question. सर मैं 1 मिनट क्या इसमें और भी चीजें ऐड कर दूं क्या अपने तरफ से? जी, मैं कुंदन को कहूंगा वो कुछ ऐड, मैं साथियों को बता दूं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी के कुंदन भाई को मैंने हेल्प के लिए इसमें लिया था। कुंदन तिवारी हमारे झारखंड निफा के प्रेसिडेंट हैं और निफा की आईटी टीम के भी मेंबर हैं, तो उनको हमने साथ में लिया था हेल्प करने के लिए। कुंदन जी कुछ कहना चाहेंगे? जी आपकी एक संस्था है, पहले सभी को नमस्कार, और मैं कुंदन तिवारी हूँ और मैं भी लॉ का स्टूडेंट हूँ, लास्ट ईयर में हूँ फिलहाल। मैं लॉ इस बार कंप्लीट हो जाएगा। तो एक थिंग, मैं आईटी से जुड़ा हुआ हूँ ऑलरेडी, आईटी पे बहुत सारी चीजें करते हैं। तो आप कैंपेन्स कर सकते हैं डिफरेंट, अगर अभी जेंडर इक्वालिटी के लिए, कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स जो जेंडर्स के साथ, डिफरेंट जेंडर के साथ जहाँ भी जिस स्टेट में हो रहा है, तो आप एक स्पेसिफिक पेज बना सकते हैं और उस पेज में लोगों को कहिए कि हमें कांटेक्ट कीजिए, अगर आपकी जो भी इश्यूज हैं सॉल्व आउट कर सकते हैं। डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू उनको कनेक्ट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि हम लोग एक चिल्ड वीक करने वाले हैं वेबिनार के तौर पे, निफा करने वाली इन कोलैबोरेशन विद जनाधार इंडिया। उसमें हम लोग ने 2 से 3 दिन स्पेशली फीमेल्स मेंबर्स के लिए रखा है कि वो इस लॉकडाउन के समय क्या है कि बहुत लोग बेरोजगार हो गए हैं, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो उनको लगता है कि वो अच्छा काम कर सकते हैं अपने फील्ड्स में, डिजिटल मीडिया हो, नर्सरी हो, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हो। हमने 1 वीक का स्किल सेमिनार रखा, उसमें भी आप लोग जुड़ सकते हैं। उसमें आप देखते हैं कि एक फीमेल कैसे पार्टिसिपेट कर सकती है डिफरेंट इवेंट्स में, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स में, और कैसे एक्सेल कर सकती है और घर बैठे एक अर्निंग सोर्स भी ग्रो कर सकती है। क्योंकि अभी लॉकडाउन का समय है, लॉकडाउन के समय में बेसिकली उसमें एक डिजिटल ऑप्टिमाइजेशन भी चलेगा। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग वहां से भी सीख सकते हैं कि कैसे एक कैंपेन को रन कर सकते हैं, कैसे हम एक ऑब्जेक्ट्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एक वेबिनार को और वो बेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैं बता रहा हूँ कि बुनेश जी, आपने 1-2 वेबिनार्स अटेंड किए हैं निफा के, तो लास्ट वेबिनार्स हमने जो 2-3 वेबिनार्स किए हैं, वी हैव कनेक्टेड टू 1 मिलियन पीपल, 10 लाख पीपल तक हम कनेक्ट हो पाए हैं। तो आपका एक कैंपेन, यू कैन कनेक्ट टू मिलियंस एंड बिलियंस पीपल सिटिंग ओवर योर होम। तो यू नीड टू स्पेसिफाई थिंग्स, मेक द प्लान्स, और जो भी गाइडेंस चाहिए वी आर देयर। हमने एक स्किल्ड वीक कर रहे हैं, तो यू आर मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू, जितने लोग भी यहाँ पे हैं। थैंक यू सो मच सर। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, वी आर गोइंग टू provide one free course on digital marketing to our NIFA members, and I like to invite few people also. It will be free of cost for all the members of Law Awareness Society. We will provide the dates and links to Bhuvnesh, and he will share with all of you. You can also join. This will be digital marketing. Even this can help you to earn while you are sitting at home. You can earn also through this digital marketing course, and you can also promote your society and your social works, your good things after learning all these social media platform promotions. Okay, this will be totally free of cost for all members without any charge. Sir, you want to take more questions or we sum up? Better we I can take 1 or 2 more because I need to leave at 8:30, so I will sum up at 8:25. It's 8:17 right now, so we can go for more 2 minutes. I can take 2 questions, then I will like to wind up with one song which is dedicated to women empowerment. I'm not going to sing. I'm just going to show your YouTube link, nothing else. I'm not going to sing. Sir, Sisla Naveen ji want to ask question from, if Naveen ji you are there, you can unmute yourself. Hello sir. Don't you think that there is a symbiotic relationship between family's economic status and the problem of inequality? Not getting you properly. There was a bit disturbance. Bhuvnesh, could you tell me what is the question? The question asked by them is in chat box. How do you define gender? I mean, your argument about LGBTQ sounded a little narrow-minded. So, sir, please define what is gender.
What is gender? You think it is narrow-minded? It's personal opinion. I don't mind it because I always believe in values. I always believe to promote values in the society. So in my opinion, if you are talking about the male gender or female gender, there is only one difference between two gender, that is only physical difference. There's nothing. They have equal mind, they have equal heart, two eyes, two legs, everything is same. There is a small difference in their physical structure. There is no other difference. There is no any work which male can do, which female cannot do. Anything they can do. Anything they can do. They both can do anything. But regarding the second part of this question that about LG, my dear, when some values, some norms were settled by our ancestors, our forefathers, our society, they were scientific. They were not just mere to, you can say, they were on the upper hand, so they decided to float some norms and some values. Most of the values in Indian society, they are scientific values. Some science is there. मैं लास्ट ईयर अपने एक मित्र से मिलने दिल्ली गया. उन्होंने कहा, पन्नू जी क्या आप जानते हैं कि हम लोग सूर्य को पानी क्यों देते हैं? मैंने कहा जी आप सूर्य को देवता मानते हैं? उसने कहा नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल यही मानते हैं कि सूर्य क्योंकि देवता है इसलिए उसको जल चढ़ाना चाहिए. उन्होंने कहा नहीं, वो दिल्ली में सूर्य की किरणों से कैंसर को ठीक करने पे काम कर रहे हैं. उन्होंने मुझे एक प्रैक्टिकल करके दिखाया कि जब सुबह सुबह सूर्य की किरणों के आगे हम जल चढ़ाते हैं तो सूर्य की किरणें जब उस जल के बीच में से निकल कर आती हैं, ओके, वो प्रिज्म का काम करता है और उनके जो सूर्य की किरणों का असर है वो चेंज हो जाता है. और अगर उन किरणों के आगे जो है कपड़ा लाल रंग का हो तो उसका ये असर होगा, कपड़ा दूसरे रंग का हो तो ये असर होगा. उन्होंने पूरा साइंटिफिक तरीके से मुझे बताया. हमारी आज की बहुत सी साइंस वेदों पर आधारित है. जो वेद हमारे ऋषि मुनि ने लिखे थे, साइंस में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो वेदों से निकल कर आ रही हैं. मैं आपको क्वेश्चन पर आऊंगा, थोड़ा सा घुमा के आ रहा हूं. आज हम लोग हमारी साइंस अरबों रुपए खर्च करने के बाद, अरबों डॉलर्स खर्च करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि एक गैलेक्सी नहीं है, नंबर ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, नंबर ऑफ मून्स आर देयर. बहुत से सूर्य हैं, एक सूर्य नहीं है. बहुत से स्टार्स हैं, एक स्टार नहीं है. अरबों रुपया खर्च करने के बाद, और आज से सैकड़ों साल पहले गुरु नानक देव जी अपनी गुरबाणी में लिख गए थे, केते चंद सूर केते केते मंडल देश, कितने सूर्य हैं, कितने ही चंद्रमा हैं, कितने ही गैलेक्सीज हैं. वो आज से कई सौ साल पहले जब साइंस भी नहीं होती थी तब लिखकर चले गए थे. मेरे माय डियर मित्र, ये जो रिलेशंस, फिजिकल रिलेशंस हैं, ये भी उसी साइंस का हिस्सा है. ये जितने भी आपके अंदर सेक्सुअल रिलेटेड बीमारीज आ रही हैं वो वहीं पर आ रही हैं जहां पर रिलेशंस जो हैं उस साइंस से हटकर बनाए जा रहे हैं. HIV एड्स के अगर आप उसके अंदर भी जाएंगे, सबसे ज्यादा जो HIV एड्स हो रहा है वो इस तबके के अंदर हो रहा है जिसकी आप बात कर रहे हैं. तो जब भी हम नेचुरल, मैं किसी भी तबके के खिलाफ नहीं हूं, मेरा उनके प्रति कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि वो अपने आप को, अपने फ्यूचर को रियून कर रहे हैं. हम ये कहें कि उनको फ्रीडम है, जो मर्जी करें, भाई उनको फ्रीडम है, जो मर्जी करो. फिर तो मर्डर करने के लिए फ्रीडम सभी को होनी चाहिए. जिसका दिल करेगा मर्डर करो, क्यों रोकते हो उसको? किसने बनाया ये नॉर्म कि आदमी आदमी का मर्डर नहीं कर सकता? पहले भी तो करते थे, राजा महाराजा करते थे. जिसका जो ताकतवर होता था मार देता था. तो आज कानून क्यों बनाया कि 302 धारा लगेगी? आज भी जो मर्डर करना चाहते करने दो. आदि मानव युग में जो है संबंध बनाने के लिए कौन से विवाह करने पड़ते थे? तब भी होता था, जिसको जौन सी स्त्री पसंद आती थी वो उठा के ले जाता था, उसके साथ रेप करता था, रिलेशन बनाता था, बच्चे पैदा करता था, 10-10 बच्चे पैदा करता था. आज हम क्यों इस लॉ को कह रहे हैं कि नहीं, 2 बच्चों का लॉ होना चाहिए, शादी के बिना रिलेशंस नहीं होने चाहिए, औरत के साथ जबरदस्ती नहीं होनी चाहिए? क्यों कह रहे हैं? अगर सोसाइटी को आप कहीं वैल्यूज के अंदर नहीं बांधोगे, नॉर्म्स का, देखो क्या होता है, नदी जो रहती है भैया, नदी का पानी जब तक किनारों के बीच में रहकर चलता है, वो जहां जाता है वहां पर हरियाली लाता है, वो सिंचाई का काम करता है वो पानी. लेकिन जैसे वो किनारे तोड़कर चलता है तो वो विध्वंस का कारण बनता है, वो नुकसान का कारण बनता है. तो हम केवल एक्सप्रेशन ऑफ
फ्रीडम जो है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर फ्रीडम ऑफ कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मेरा जेंडर है, मैं जैसे चाहे उसे इस्तेमाल करूँ, मैं जिसके साथ चाहे रिलेशन रखूँ, अगर हम ऐसा करेंगे तो हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं जो है पुरानी आदि मानव युग में जाएंगे। हम लोग वैल्यूज को नहीं बढ़ावा देंगे, सोसाइटी का नुकसान करेंगे, फायदा नहीं करेंगे। मेरा वो, मैं नाउन की आजादी पे कोई क्वेश्चन उठा रहा हूँ। जेंडर जो है वो जेंडर किसी प्रकार का भी हो सकता है, लेकिन रिलेशंस की मैं बात कर रहा हूँ कि रिलेशंस जो है वो कहीं ना कहीं जो है वो इलसिट नहीं होने चाहिए। अगर हम बात करें थर्ड जेंडर की, तो थर्ड जेंडर को तो आज बहुत वैल्यू है। अगर हम थर्ड जेंडर की बात करें, उनको प्रॉपर वैल्यू है, दे कैन गो फॉर एनी सर्विस, उनको सर्विस मिल सकती है, दे आर ह्यूमन बीइंग, उनके साथ पूरा हमारा वही व्यवहार होना चाहिए जो ह्यूमन के साथ होता है। मेरा क्वेश्चन है कि इलसिट रिलेशन जो है, जो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ है, वो नहीं होने चाहिए। जी प्लीज। थैंक यू सो और लास्ट क्वेश्चन लेंगे हम। If anyone wants to ask question, they can unmute yourself. चलो क्वेश्चंस खत्म करते हैं मित्रों। बहुत समय मैंने आपका लिया है, और लेकिन मुझे भी आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा है। आज मेरे को मैंने गीत काफी समय पहले सुना था, वो गीत मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा, और वुमेन एम्पावरमेंट पे है। मैं कई बार सुनता हूँ, आनंद मूर्ति गुरु माँ है, काफी अच्छे उनके लेक्चर्स होते हैं, काफी अच्छा वो बोलती हैं। उन्होंने एक गीत बनाया था जेंडर इक्वालिटी को लेकर, महिलाओं को समर्पित वो गीत है, क्योंकि आज आपका प्रोग्राम जेंडर इक्वालिटी को लेकर है, तो जेंडर इक्वालिटी को लेकर उनका एक गीत है, मैं वो आपसे जो है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। और मुझे उम्मीद है कि वो गीत आपको पसंद आएगा, और उस गीत के बाद हम लोग आज के इस वेबिनार को समाप्त करेंगे। तो मैं उसको आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आशा आपको अच्छा लगेगा। रोशन करूं मैं जग को, कोई राह मेरी ना
पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़, मुझे पंख मिले हैं आज, मुझे लेनी है एक परवाज़। सुनो 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 है सुनो सुनो। जेंडर इक्वालिटी पे मुझे उम्मीद है ये गीत आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। सर लास्ट में कुंदन मैं एक छोटा सा और मैं साथियों को बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि एलजीबीटी वाला जो है वो आ रहा है बार बार, जो लोग इसकी फेवर में होते हैं वो अक्सर जो है इस प्रकार के जवाब से संतुष्ट नहीं होते। सर मैं एक रेफरेंस दे देता हूँ सर। नहीं, एक सेकंड मुझे बात करने दो कुंदन, उसके बाद आप दीजिएगा। हम लोग अक्सर जो है वो इस प्रकार के आंसर से सेटिस्फाई नहीं होते, हमें लगता है कि नहीं उनकी फ्रीडम को छीना जा रहा है। मित्रों मैं एक छोटा सा आपको केवल एक एग्जांपल देना चाहूंगा। वर्ल्ड में जो लार्जेस्ट जो एलजीबीटीक्यू है वो यूएसए में है, सबसे ज्यादा जो पॉपुलेशन इनकी है वो यूएसए में है। और यूएसए की एक रिपोर्ट ये कहती है सीडीसी की, गे बाइसेक्सुअल एंड अदर मेन हु हैव सेक्स विद मेन आर द पॉपुलेशन मोस्ट अफेक्टेड बाय एचआईवी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। In 2017, adult and adolescents, gay and bisexual men made up 70%, mind it, made the 70% new HIV diagnosis in the United States and dependent areas. क्या होता है कि हम कई बार जो है इमोशंस में आकर हमें लगता है कि सबकी आज़ादी की बात हो रही है, तो इनकी आज़ादी की बात भी होनी चाहिए। वो आज़ाद रहें, वो लेकिन उनकी सिक्योरिटी, वो सिक्योर रहें, खुद भी सिक्योर रहें और उनकी वजह से और लोग भी सिक्योर रहें, उनकी वजह से बीमारियां और लोगों तक भी ना फैलें, ये भी हमें देखना है। ऐसी कोई भी हैबिट जो, क्योंकि क्या मैं बताऊं, हम 100 लोग यहाँ बैठे हैं, हम 100 में से कितने लोग चाहेंगे कि मेरे परिवार का बच्चा जो है वो शादी ना करके वो मैन सेक्स विद मैन करे, या गर्ल्स जो है वो सेक्स विद गर्ल करे, और एक परिवार को आगे, समाज को आगे चलाने के बजाय कितने हम लोग चाहेंगे? नहीं चाहेंगे। मुश्किल से शायद कोई एक 100 में से हो, मुझे लगता नहीं 100 में से एक होगा, 1000 या 10,000 या लाख में से कोई एक व्यक्ति ऐसा होता है, इसकी सोच होती है। तो जो चीज वैल्यूज के खिलाफ है, हम उसको प्रमोट करने की बजाय उनको अगर हम उससे निकाल कर वापस ला सकें और उनको बता सकें कि आप इसकी बजाय ये रिलेशन आगे बढ़ाकर भी समाज में आगे बढ़ सकते हैं, आप उस डिप्रेशन से बाहर आइए जो आपको इस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर है, तो मुझे लगता है ये हमारी सबसे बड़ी फेवर होगी। इंस्टेड कि हम जो है उनको जो है जैसी मजबूरी में जी रहे हैं उनको हम प्रोत्साहित करें, मुझे लगता है वो ज्यादा अच्छा होगा कि हम उनको वहां से निकाल कर वापस लाएं, मेरा ये मानना है जी। कुछ कुंदन आप कह रहे थे या इसको समाप्त करें? सर बस एक लाइन कहूंगा सर कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, पर मैं एक समअप देना चाहता हूँ। बहुत सारे रेफरेंस केसेस हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनेशनल कोर्ट में भी केसेस थे, तो उसमें 2-3 डिफरेंसेस जो मैं आपको देना चाहूंगा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में जाके इस केसेस को भी देख सकते हैं। एलजीबीटी जो का रेफरेंस जो दे रहे हैं कि उनकी आज़ादी अपनी है, आज़ादी का रेफरेंस 2 चीज़ों से अलग अलग है। एक चीज़ तो ये जो आप कह रहे हैं कि उनको अपने रिलेशंस को वाइडर करने के लिए है कि वो अपने आप पे फील कर सकते हैं, अपने आप को एक्सटेंड कर सकते हैं, पर दिस इज नॉट कि सोसाइटी को एक्सटेंशन नहीं बढ़ा सकते, वो सोसाइटी में गलत नहीं कर सकते हैं। तो जो भी चीज सोसाइटी को अफेक्ट करती है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल कोर्ट का फोरम कह रहा है कि जो भी चीज सोसाइटी को अफेक्ट करती है वो चीज गलत है। और भारत संस्कृति से बना हुआ है। अगर भारत की आज से नहीं कभी से भी अगर उनकी चीजें उठाई जाए, और भारत मजबूत इसीलिए है कि भारत में विभिन्न संस्कृतियां हैं। और ये ऐसा मैं नहीं कर रहा हूँ, जितनी भी बड़ी बड़ी संस्थाएं या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस, बड़े बड़े इवन यू बात करेंगे जैसे डिफरेंट स्टेट से, हमारी जो एक वर्ड है जो हम कहते हैं स्टेट्स के बीच में रिलेशन होती है, डिफरेंट कंट्रीज के बीच में, उस रिलेशन एक्सटेंशन में यही कहता है कि भारत की संस्कृति जीवित है तो भारत जीवित है। तो अगर भारत की संस्कृति को अफेक्ट करता है, ये WHO कह रहा है, ये सारे साइंस बोर्ड्स कर रहे हैं, तो वो रेफरेंस के तौर पे सर कह रहे हैं कि ये चीजें जो है गलत है। बाकी जिसको जीने की आजादी है वो जिए, पर सोसाइटी को इफेक्ट ना करे, दैट्स ऑल। ठीक है, सबके अपने व्यूज हैं, कुछ लोग सहमत भी होंगे, कुछ लोग नहीं होंगे, लेकिन हर एक व्यक्ति के अपने व्यूज आने चाहिए और स्वतंत्र व्यू आने चाहिए। मित्रों, मैं भुवनेश जी में एक लास्ट में सभी से अनुरोध करना चाह रहा हूँ, अगर आप लोगों की इजाजत हो, क्योंकि आउट ऑफ रेफरेंस है, अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं एक छोटा सा सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ। यस सर।
मैंने एक लिंक जो है वो शायद भुवनेश ने हो सकता है आप लोगों से शेयर भी किया हो। मैं भुवनेश से अनुरोध करूंगा कि अगर वो लिंक आपके पास है तो वो अभी भी इसमें एक बार आप चैट बॉक्स में शेयर कर दें, अगर आप कर सकते हैं, जो एकतापुर की हमारी पटिशन है उसके ऊपर। यस या आपके पास होगा कुंदन, आप शेयर कर दीजिए चैट बॉक्स में। सर एक्चुअली हम लोगों ने ग्रुप बना रखा है तो उसके अंदर उस ग्रुप में एक शेयर कर दीजिएगा। मैं सभी मित्रों से अनुरोध करना चाहूंगा कि ये जो वेब सीरीज है ये इतनी खतरनाक है कि कहीं ना कहीं पूरी दुनिया के अंदर हमारे देश की बदनामी करने के लिए काफी है। मुझे जब मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ा था मुझे लगा शायद ऐसी छोटी मोटी बात होगी, लेकिन गंदगी को साफ करने के लिए गंदगी में उतरना पड़ता है। मैंने जब खुद इस वेब सीरीज को देखा सिर्फ इसी नजरिए से कि मुझे पता चले कि क्या सच्चाई है, तो आई वाज शॉक्ड, स्टन्ड, और शायद मैं उस रात खाना नहीं खा पाया था, मेरी हिम्मत नहीं हुई और मैं रात को सो नहीं पाया। सुबह 3 बजे मेरी फिर नींद खुल गई और मैं सोच रहा था कि हो क्या रहा है, समाज कहाँ जा रहा है। हमारे देश की आन बान शान हमारी आर्मी जो सरहदों पर खड़ी है, राजस्थान के बहुत से रणबांकुरे शहीद हो चुके हैं, वो अपनी जान की बाजी लगाकर सरहदों पर रहते हैं इस देश की रक्षा के लिए। और ये एकता कपूर अपनी वेब सीरीज में दिखा रही है कि जब हमारे फौजी अधिकारी जो है वो बाहर होते हैं तो उनकी बीवियां बाहर के लोगों को बुलाकर उनके साथ गलत संबंध बनाती हैं। और उससे भी बढ़कर जो कमीनगी इसके अंदर दिखाई गई है कि फौजी अफसर की वर्दी, जिस वर्दी